नमस्ते आप सभी को। आज जो ये मीटिंग है या ये इन्फॉर्मेशन के लिए जो कॉन्फ्रेंस है, इसका मेन पर्पस है कि आने वाले शुक्रवार को, फ्राइडे को, हम लोग 10 नवंबर को यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ ऑडिटोरियम के अंदर एक सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे पेरेंटिंग, एजुकेशन एंड करियर काउंसलिंग के ऊपर। आज का जो माहौल है उसमें क्या होता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्कूल के लेवल पर हैं या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे, कोई भी है, इवन उनके पेरेंट्स या टीचर्स, हर कोई लगभग अनजान है कि उनको भविष्य में उनके बच्चों के लिए करना क्या है। या बच्चे भी अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनको भी नहीं मालूम है कि इसके बाद वो क्या करेंगे। जैसे आप सभी को मालूम है कि परमात्मा ने हर बच्चे को कोई ना कोई टैलेंट देके पैदा किया है, और ये हम पेरेंट्स की और टीचर्स की ड्यूटी बनती है कि हम लोग उसको एनालाइज कर सकें सही समय पर, और फिर उसके हिसाब से उसको चैनलाइज कर सकें, जिस प्रोसेस को हम लोग एजुकेशन कहते हैं। पर आज के समय में एजुकेशन का पर्पस केवल एक ही रह गया है कि बच्चा याद कितना अच्छे से करता है, उसकी मेमोरी कितनी है, वो कितना अच्छे से फिर जो उसने सीखा है, जो उसने याद किया है, वो कितना अच्छे से प्रोड्यूस कर सकता है एग्जाम के समय। तो मेरली एग्जामिनेशन बेसिस पर या मार्क्स बेसिस पर पूरा एजुकेशन सिस्टम ना हो, और एजुकेशन सिस्टम उस बच्चे के इनबॉर्न टैलेंट के हिसाब से हो, इस बात के लिए एक्सपैंडिंग होराइजन्स और जनता सरकार मोर्चा कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है। हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और हिमाचल के बहुत से एरियाज के अंदर हम लोग इस विषय पर काम कर रहे हैं कि माँ बाप अपने बच्चे के इनबॉर्न टैलेंट को बचपन से ही पहचान लें, उसके बाद उस बच्चे को तैयार करें उसकी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, उसकी रुचि के हिसाब से, उसके टैलेंट, उसकी क्षमता के हिसाब से, और फिर ये तय करें कि उसको किस दिशा में लेकर जाना है। इसमें हम लोग इस बात के ऊपर एम्फेसिस नहीं करते हैं कि हमको बच्चे को बनाना क्या है, बल्कि प्रोसेस का सबसे बड़ा पार्ट इस चीज पर रहता है कि हमें बच्चे को एक्सपोजर किन किन चीजों का देना है, जिससे कि वो अपने इनबॉर्न टैलेंट को अपने आप से पहचान के खुद ही इस बात का निर्णय ले ले कि उसको अपने जीवन में किस तरह से आगे जीवन जीना है। कारण ये है कि 16 साल की उम्र तक, जब तक वो 10वीं पास करता है, एक बच्चे को केवल ऐसा एजुकेशन सिस्टम मिलता है जिसमें वो सिर्फ याद कर रहा है, जो मैम ने लिखवाया, जो टीचर ने लिखवाया, उसी को लिख लिया, उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को याद कर लिया, और फिर उसके बाद पेपर में उनको ही एज इट इज पेपर में उतारा है। और उसके बाद उससे पूछा जाता है कि आपको लाइफ में करना क्या है। वहां पर भी उसके पास केवल चॉइसेस होती हैं कि उसको स्ट्रीम कौन सी लेनी है। उसे साइंस पढ़नी है तो वो मेडिकल लेता है कि नॉन मेडिकल लेता है, या कॉमर्स ले रहा है कि आर्ट्स ले रहा है। और यहाँ पर भी उसका जो सिलेक्शन होता है वो इस बेसिस पर नहीं होता है कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है या मैं किस चीज के लिए बना हूं। उसका इंटरेस्ट रहता है कि किस में मेहनत कम करनी पड़ेगी, या किस में मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं, या किस में नौकरी जल्दी मिल सकती है, या कौन सा कॉलेज मेरे आसपास है, या मेरे दोस्त किस तरफ जा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन फैक्टर्स को मैं समझता हूं हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए था कि उस बच्चे को पहले से ही मालूम होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। तो स्कूल टाइम में पेरेंट्स का रोल क्या हो, टीचर्स का रोल क्या हो, और फिर बच्चे को किस तरह से ग्रूम करें, और माँ बाप अपनी पेरेंटिंग में कितनी बड़ी गलतियां करते हैं, जिससे कि आने वाले वक्त में उनके साथ ऐसा होता है कि जो आज के वक्त आपको देखने को मिलता होगा कि पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ बच्चों का जो रिलेशन है वो लगातार खराब हो रहा है। सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स के साथ ही नहीं, बल्कि सोसाइटी में भी एक दूसरे से बच्चे कनेक्टेड फील नहीं करते हैं, और एक दूसरे से टूटे हुए महसूस करते हैं, और पूरा समाज एक दूसरे से टूट रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण ये भी रहता है कि माँ बाप अपने बच्चे के ऊपर लगातार प्रयास करते रहते हैं कि हमारा बच्चा इस लेवल पर पहुंच जाए या पर्टिकुलर लेवल पर पहुंच जाए, जिसमें समाज एक कलेक्टिव एक एफर्ट्स नहीं करता है। क्योंकि एजुकेशन किसी पेरेंट का या किसी बच्चे का इंडिविजुअल इश्यू नहीं है,
एजुकेशन सोसाइटी का इशू है और इसको सोसाइटी को ही इस हिसाब से अमली जामा पहनाना चाहिए कि समाज का हर बच्चा अपना बच्चा समझ करके हम ऐसी पॉलिसी और ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करें जिसमें हर बच्चे को उसके टैलेंट के हिसाब से, उसके इनबॉर्न पोटेंशियल के हिसाब से ही आगे सारे ऑप्शंस मिले, आगे सारी अपॉर्चुनिटीज मिले और उसके बाद वो अपने करियर को इस तरीके से चूज करे कि उसको वो सिलेक्शन करते समय उसका फैमिली बैकग्राउंड, अगर वो किसी गरीब परिवार से आते हैं या किसी अनपढ़ पेरेंट्स के बच्चे हैं या वो गांव से आते हैं या कहीं ऐसी जगह से रहते हैं जहां पर सुविधाएं कम है, मतलब कहने का यह कि अपॉर्चुनिटीज की कमी में कोई बच्चे का टैलेंट कहीं इस तरह से हिडन ना रहे या उसको हम लोग ठीक से एक्सप्लोर ना कर पाए। ये कोशिश है जनता सरकार मोर्चा के साथियों की और एक्सपैंडिंग होराइजन्स की कि आप सभी लोग इसका एक हिस्सा बने। तो 10 नवंबर को 4 बजे शाम को हम लोग एक सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं यही लॉ ऑडिटोरियम में, पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ ऑडिटोरियम में, शुक्रवार शाम को 4 बजे 10 नवंबर को। अभी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग भी आइए और अपने जितने दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, अपने जितने और भाई बंधु हैं, उन सबको भी आप अपने साथ लेकर के आए और बताएं कि इस दिशा में सोचना शुरू करना पड़ेगा। अदरवाइज जो बच्चों में नशे की प्रवृत्ति है, जो बच्चों में डिप्रेशन का लेवल है, अगर आप देखेंगे कि गलत तरीके से उनके लाइफस्टाइल को कह लीजिए या उनका एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी है कि बच्चों को जीना ही नहीं सिखाया जा रहा, जिसकी वजह से आज की 70% जो पॉपुलेशन है वो डिप्रेशन में है। ये आंकड़ा है मेडिकल डिपार्टमेंट का कि आज 70% पॉपुलेशन डिप्रेशन में है। लगभग 12,000 बच्चा हर साल सुसाइड करता है निराशा की वजह से, और मैं समझता हूं ये बहुत खतरनाक हालात हैं। इन खतरनाक हालातों पे हम जब तक बैठकर चर्चा नहीं करेंगे, जब तक बैठकर इसके ऊपर कुछ काम नहीं करेंगे और प्रोएक्टिव होकर के इसके लिए काम मतलब हम कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे या किसी तरह से समाज एक मिलकर के एफर्ट नहीं करेगा, तब तक इसका कोई समाधान मैं समझता हूं नहीं होगा। क्योंकि एजुकेशन कोई बिजनेस नहीं होता, बिजनेस ना होना चाहिए, ना ये कंपनियों के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, ये सोसाइटी का एक काम है और सोसाइटी इसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट केवल तब करेगी जब सोसाइटी इस बारे में चर्चा करेगी, जब सोसाइटी इसके बारे में कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेगी। तो इस इनिशिएटिव को शुरू कर रहे हैं आपके बीच में यहाँ पर लॉ ऑडिटोरियम से। 10 नवंबर को आप शाम को 4 बजे पहुंचिएगा, शुक्रवार के दिन। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे, आप सभी भी पहुंचे, अपने दोस्तों को लेकर के आइएगा, आपका स्वागत रहेगा। इस सेमिनार में जो एंट्री रहेगी वो फ्री रहेगी। और आपको बता दें, एक्सपेंडिंग होराइजन्स अभी इंडिया का एक पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है, या अगर मैं बताऊं आपको, मेरा नाम देवेंद्र बल्हारा है और मैं इंडिया का पहला ऐसा आदमी हूं जिसने इस चीज के ऊपर काम किया है कि हम 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे को ये बता सकते हैं कि इस बच्चे के पास कैसा दिमाग है और ये परमात्मा ने किस तरह के काम करने के लिए बनाया है, इसका इनबॉर्न टैलेंट क्या है और इसके लिए बेस्ट एनवायरनमेंट कैसा रहेगा। तो यदि हमारे पास स्कूल में ही, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, टीचर्स और पेरेंट्स को ये मालूम हो कि हमारे बच्चों को हम कैसा एनवायरनमेंट दें कि उनका बेस्ट निकल के आ सकता है, जो कि एजुकेशन का मेन पर्पस है। ये कहा या आपने सुना होगा एजुकेशन के पर्पसेस के अंदर कि एजुकेशन का सबसे प्राइम पर्पस है टू ब्रिंग आउट द बेस्ट विद इन अ चाइल्ड। तो वो बेस्ट क्या है पहले ये पता हो तो ही हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट इशू भी है और एक बहुत महत्वपूर्ण समय भी है। तो आप लोग आइए 10 नवंबर को शाम को 4 बजे शुक्रवार को। आप में से किसी का कोई सवाल है तो आपका स्वागत है जी। ये दिनांक हेलो, हाँ ऐसे ही बोलिए, इसमें नहीं आएगा आवाज, आप बोलिए बस। जैसे आपकी कह रहे हैं कि पेरेंटिंग के अंदर आप हेल्प कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि कैसे कैसे आप इसको हेल्प कर सकते हैं। हम हमारे बच्चों को हम ले आए आपके पास, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या करेंगे उनका, कि वो आपके हिसाब से वो कैसे बेटरमेंट आप कर सकते हैं एक तरीके से। मतलब देखिए, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने एक बात बताई आपको कि हम उसका इनबॉर्न टैलेंट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इनबॉर्न टैलेंट रिकॉग्नाइज करने का प्रोसेस जो है वो एक लंबा प्रोसेस है। इसके बारे में ही चर्चा करने के लिए हम लोग एक बड़ा सेमिनार कर रहे हैं ताकि आप क्वेश्चंस पूछें कि कोई एक बच्चा है, जितने भी पेरेंट्स वहां आएंगे आप सबसे गुजारिश रहेगा
आप अपने बच्चे से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस हैं वो जरूर लिख करके लाएं अपने पेज के ऊपर। आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और मैं आपको उसका एक रीजन बताऊंगा कि वो जो बच्चे का जो बिहेवियर है वो क्यों है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा कंसंट्रेट नहीं करता है, उसकी मेमोरी बहुत लो है, उसको नहीं मालूम है कि उसको कौन सा करियर चूज करना है, बहुत कंफ्यूज्ड है, मोबाइल पे गेम्स खेल रहा है, बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स खेल रहा है, कार्टून्स बहुत देख रहा है, तो उसका कोई ना कोई उसका रीजन है। अगर हमें उसका रीजन मिलता है तो हम उसका सोल्यूशन भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बहुत जिद्दी बच्चा है, कोई एडमेंट सा बिहेवियर है, उसका मानता नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहा है, या इवन यहां तक भी इसके अंदर इशू है कि अगर कपल एक दूसरे को समझना शुरू कर दें या शादी से पहले एक दूसरे को समझे, तो प्री मैरिटल और पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग में भी ये प्रोसेस आपको मदद कर सकने का मौका मिले और आप अपने लाइफ पार्टनर को समझ के शादी से पहले भी ये तय कर सकते हैं कि इस दिमाग के साथ मेरी कितनी बनेगी, और शादी के बाद भी आप ये चूज कर सकते हैं कि ये पर्सन ऐसा है और इसकी ये चीजें चेंज हो सकती हैं और ये चीजें चेंज नहीं हो सकती हैं। तो एक बहुत बड़ा एक मौका है ताकि हम इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में चर्चा कर सकें, ये भी देख सकें कि अभी तक की क्या खामियां रही हैं और ये भी कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है और फ्यूचर में इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? तो ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर विनोद है मेरे साथ में, पूनम जी हैं, कोई क्वेश्चन आप करना चाहेंगे डॉक्टर साहब? अभी हमारी यूनिवर्सिटी में भी और बाहर भी कोटा वगैरह में देखने को मिलता है कि सुसाइड रेट बहुत बढ़ गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में रिसेंटली 2-3 सुसाइड हुए। उसके सबसे बड़ा कारण है जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अपने आप को डालते जा रहे हैं और ह्यूमन इंटेलिजेंस को छोड़ते जा रहे हैं। तो क्लासरूम में भी मुझे महसूस होता है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है और लोग जो हमारे स्टूडेंट हैं खासकर, वो मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी बढ़ गई है, किताबों से दोस्ती ख़त्म हो गई है और आसपास के जो उनके दोस्त हैं वो भी बहुत कम होते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा बताएं कि कैसे उनको किताबों के साथ में दोस्ती दोबारा करवाई जाए, प्रकृति पर्यावरण के साथ में जोड़ा जाए और उसके साथ साथ में उनको जो पढ़ने की हैबिट है वो कैसे उसमें डेवलप किया जाए। इसमें क्या रहता है डॉक्टर साहब के एक किसी भी बच्चे के 10 लोब्स होते हैं ब्रेन में, 5 लेफ्ट हेमिस्फीयर में और 5 राइट हेमिस्फीयर में, और उन लोब्स में जो न्यूरॉन का कनेक्शंस हैं लगभग 100 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। जो वो न्यूरल कनेक्शन जो बनता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है उस बच्चे की नेचर का, उसके बिहेवियर का, उसका वो कैसे चीजों को एक्वायर करेगा, वो कैसे चीजों को सीखेगा और किन किन चीजों में वो इंटरेस्टेड रहेगा। बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे जो क्लासरूम में भी टिक कर नहीं बैठते हैं, उनके हाथ पैर हिलते रहते हैं या गर्दन हिलती रहेगी। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो रिसेस पीरियड में भी अपने बैग अपने बस्ते पर ही बैठे रहते हैं, अपनी सीट पर ही, उनको कहें कि तुम बाहर खेल लो तो वो नहीं खेलना चाहते हैं। बहुत बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जो बहुत बोलना चाहते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चुप रहना चाहते हैं। किसी को दोस्तों के बीच, लोगों के बीच जाकर ही मजा आता है और कोई अपने घर में ही रहना चाहता है। ये सारे के सारे कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं या ऐसा कुछ बिहेवियर के पॉइंट्स हैं जो मैंने बोले हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि वो ऐसा क्यों करते हैं और उसके पीछे क्या रीजन है। यानी आप अपने बच्चे की एक्टिविटीज को देख करके कैसे समझेंगे कि उस बच्चे के अंदर कौन सी चीजें स्ट्रांग हैं, और जब आप अपने बच्चे को ऐसे माहौल में रखते हैं या ऐसी चीजों का एक्सपोजर देते हैं जहां उसका इनबॉर्न टैलेंट बाहर निकल के आता है, तो यकीन मानिए मेरे पिछले 24 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और पिछले 23-24 साल के एक्सपीरियंस में मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही बच्चे को अपना इनबॉर्न टैलेंट का एक्सपोजर मिलता है वो दिन रात भूख प्यास को भूल सकता है। उसको ये भी ध्यान नहीं रहेगा कि मुझे पिछली बार मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा कब लिया था। आपको ये बात जान करके हैरानी होगी कि जब हमने कुछ बच्चों के ऊपर काम किया, हाँ ये है मेरे पास दूसरा, जब हमने इन बच्चों के साथ काम किया तो हमें मालूम पड़ा कि एक्चुअली बच्चा अपना सब कुछ भूल जाता है जब उसे उस चीज का एक्सपोजर मिलता है जिसके लिए वो वाकई बना है।
वो कैसे फाइंड आउट करें और उन पर किस तरह से काम करें, इसी पे चर्चा करने के लिए हम लोग ये सेमिनार कर रहे हैं 10 नवंबर को शाम को 4 बजे लॉ ऑडिटोरियम पंजाब यूनिवर्सिटी में। जी हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप एजुकेशन से हट के 19 नवंबर को आप एक रैली कर रहे हैं करनाल में, तो आप इसमें होते हुए, एजुकेशन में होते हुए आपको क्या ज़रूरत पड़ी 19 नवंबर की रैली करने के लिए? देखिए क्या है कि 19 नवंबर को भी हम लोग एक रैली कर रहे हैं, नस्ल बचाओ रैली करनाल के अंदर। उसका भी पर्पस यही है एक्चुअली, क्योंकि समाज में सिर्फ बच्चों का ही नहीं, आप प्रकृति के तीनों आयाम पे अगर हम देखें कि जैसे खेत की बात करें, हम जमीन की बात करें, या पशु पक्षियों की बात करें, और उसके बाद फिर इंसान की बात करें, तीनों ही लेवल पर हमारा बीज खतरे में है। सबसे बड़ी समस्या ये है, आज किसान के पास अपना बीज नहीं है, किसी भी किसान के पास, वो पूरी तरह से मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, और ना ही किसी भी जानवर का बीज उसके पास है। हमारे गांव में जो सांड होते थे या फिर मेल जो बफलो होती थे वो खत्म हो चुके हैं, और अभी केवल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही एक सहारा रह गया। और इवन शहरों में भी अगर आप देखोगे आईवीएफ सेंटर्स इतने हो गए हैं, जहां आज से 5 साल पहले चंडीगढ़ में कोई एक दो आईवीएफ सेंटर होता था, अब यहां लगभग 100 से ऊपर आईवीएफ सेंटर्स खुल चुके हैं, जहां बहुत हैरानी की बात है कि हर सेक्टर में एक आईवीएफ सेंटर खुल रहा है। मतलब हमारा जो बीज है, जो कि ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी है 2016 की सरकार की, कि हम लोग 45% इनफर्टिलिटी पे आ चुके हैं, सॉरी 60% के करीब, जिसमें 55% मैलन्यूट्रिशन भी आता है। मतलब अलग अलग आंकड़े हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि 5 साल तक के बच्चों का और 15 से ऊपर के बच्चों का और बीच के बच्चों का भी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज की अगर अनऑफिशियल अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो करीब करीब 70% जो यूथ है वो अब नपुंसक या बांझ हो चला है, जिसके तहत बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर चर्चा की जा सकती है। पर मैं समझता हूं कि 19 नवंबर की जो करनाल की रैली है, उससे पहले आप लोग 10 नवंबर को 4 बजे आप लॉ ऑडिटोरियम चंडीगढ़ में पहुंचिए पंजाब यूनिवर्सिटी में। उसके बाद 19 नवंबर की रैली में भी बहुत से लोग आ रहे हैं, वहां हम लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं, किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर करने वाली है, स्टूडेंट्स का, दोस्तों का, जो कॉलेज में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों का एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो कैसे गिरने वाला है। क्योंकि आज भी अगर आप देखोगे तो आपका एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है, जितना भी आप पढ़ रहे हैं, वो 0.01% से 0.1% तक है। जितने बच्चा अप्लाई करता है और जितनी पोस्ट होती है, उसका अगर आप परसेंटेज फाइंड आउट करते हो तो किसी भी भर्ती में 1% से ऊपर का सक्सेस रेट नहीं होता है, क्योंकि उससे ज्यादा पोस्ट ही नहीं होती है 1% से ज्यादा जो एप्लीकेबल बच्चे हैं, जो एलिजिबल बच्चे हैं, सॉरी। तो एलिजिबल बच्चों की अनुपात में जो सिलेक्टेड बच्चा है उसका अनुपात अगर 1% से कम रहेगा तो उस समाज में 99% जो यूथ रहेगा वो एक तरह से फेलियर कैटेगरी का होगा, जिसके ऊपर एक मोहर लगेगी कि ये फेलियर्स हैं। और फेलियर बच्चा सोसाइटी के अंदर अपना पार्टिसिपेशन भी नहीं कर पाता, और वो सोसाइटी को कुछ देने वाली पोजीशन में, या उसका माइंडसेट ऐसा नहीं होता कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम इन पॉइंट्स को समझें कि ये जो बेरोजगारी है ये अपने आप से आई हुई है, ये कोई पॉपुलेशन का एक इशू है, या फिर ये एक तरह से हमको दिखाया गया है या हमको दिखाया जा रहा है। इस पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। आप लोग आइएगा 10 नवंबर को शाम को 4 बजे शुक्रवार पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ ऑडिटोरियम में। आप सबका स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ, मैक्सिमम बातें आचार्य जी ने और सुनील भाई ने आपको बता दी होंगी। एक बात यो बताओ कि जमीन वाली बात बता दी ना, सबकी जमीन जाली, गांव वाली भी जाली, वह भी बता दी होगी। इबिया गांव वाली जमीन गांव ने उल्टी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए ना भैया। तो समाज की जमीन थी जो सरकार ने धोखा करके ना अपने नाम कर ली, ठीक है ना। आपको क्या दिखाएंगे? आपको ऐसा बताएंगे, सरकार के जो दलाल है ना वो ऐसा बताएंगे कि सरकार के जो नाम करी है रजिस्ट्री, या गांव वाला नहीं करी। जिस तरह क्या हुआ है, सरकारी स्कूल की जो जमीन है उसके लिए जो सिग्नेचर करे वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने करे। आप में से किसी ने बेरा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है आपके गांव में? किसी ने भी को नहीं बेरा है भाई। बेरा तुमने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्यों है?
वह स्कूल के सारी रजिस्ट्री जो है ना ज़मीन की, वह उसी के जरिए करवा ली और अपन बेरा नहीं। वह ज़मीन अपनी ज़मीन है लोगों की। अब एक बात बताओ, जनता सरकार मोर्चा वाले अगर ये कह रहे हैं कि अपने गांव की ज़मीन उल्टी सरकार के नाम कराओ, तो उसमें थार और मरता तो कुछ नहीं मिलता। ये तो गांव की भलाई की बात है कि नहीं भाई। नंबर 2, हम न्यू कहा हमने फ्री में थार पे कुछ नहीं चेंदा, ना हमने थार पे पिलसन चेंदी, ना हमने थार पे अनाज चेंदा, ना हमने थार पे फ्री में पढ़ाई चेंदी, ना हमने फ्री में मिड डे मील चेंदा। हमने थार पे रोजगार चाहिए। या गलत बात है गे भैया? हमारे बालका ने हम आपको पाल लेंगे, किसी के माँ बाप इसे गोड्डे को नहीं धरती में टिक रहे, अगुन अपनी औलाद ने पालने के लिए भी सरकार पे तो पीछे लेने पड़े, और ना बालका के गोड्डे टिक रहे गुन्ना अपने माँ बाप पालन खातर पिलसन लेनी पड़े। अब न कौन चिंद पिलसन भाई, हमारा समाज अपने आप भाईचारे में एक काम कर सके, लेकिन उसके रोजगार के साधन खत्म करे जावें, वह साधन आपने वापस जुटाने पड़ेंगे कि नहीं जुटाने पड़ेंगे। यह है कहानी भाई, सारे बालकन रोजगार मिल जावे। अच्छा, ये नशे की बात है। मैं अंधियाना एक खबर पढ़ने लग रहा, रेडियो में चल रहा था एक समाचार किसी का, वो न्यू कह रहे कैंसर के बारे में एक डॉक्टर बताने लग रहा, वो न्यू कह कि कैंसर फैलने का सबसे प्रमुख कारण नशा है। अब मैंने न्यू बताओ, ये गांव के बीच 1-1, 2-2, 3-3 ठेके आपा खोल रही, सरकार खोल रही। इसका मतलब मारे जो कैंसर होने लग रहा, तो इसका जुगाड़ कौन करने लग रहा? सरकारें करने लग रही होगी। गांव में कोई भी नशा बिकदा हो, पुलिस वाले ने सारा नबेरा हुआ है, सबकी सेटिंग हुआ है, सारा प्रशासन जाने कि कौन सा नशा कौन बेचा है, चिट्टा कौन बेचा है, सुल्फा कौन बेचा है, भांग कौन बेचा है, फलाना कौन बेचा है, चरस कौन बेचा है, कोकीन किस पे, सब नबेरा। अब यह बात जब पुलिस ने भी बेरा और प्रशासन ने भी बेरा, इसका मतलब वह करवा रहे हैं। ठीक है, जुन से केमिकल शरीर में लोगों के डलवाए, अक्तम ने स्कूल में नहीं जान देंगे, क्लास में नहीं जान देंगे, इनके जो साइड इफेक्ट आने लग रहे, गाम राम में आने लग रहे कि नहीं आने लग रहे। इन साइड इफेक्टों के लिए एक टीम ने 1000 करोड़ रुपए का जुर्माने का केस ठोका है बिल गेट्स के ऊपर। हम ये प्लान कर रहे हैं कि गांव में जिसके भी साइड इफेक्ट आया हो, चाहे थोड़ा, चाहे किसी का ज्यादा, चाहे किसी के सिर में दर्द रहना शुरू हो गया हो, कम से कम 10 करोड़ रुपए का जुर्माने का आप केस ठोका उनके ऊपर। गलत है सही है भाई? सबते गांव ने जमीन भी उल्टी मिल जाए, सब ने जी जो कर्जे में है सारे कर्जे तक मुक्त हो जाए, हमारे बड़का के रोजगार का इंतजाम हो जाए, और भाई अब में जाए किसी ने साइड इफेक्ट हो रहा तो उसने वो साइड इफेक्ट का मुआवजा मिल जाए। गलत बात है ठीक बात है? हैं? दुआओंगे जीव जो मानस होंगे, जब लेने वाले नहीं आवेंगे फिर आप किससे दुआओंगे भाई? हैं? कहीं गए मैनू कह रहा हूं 19 न यार ठोक दो इसने उड्डा ग्राउंड ने। 19 के बाद अड़ता जो टीम बनेगी ना थारे गामा की, जो यूथ की जो थारी, हमने ट्रेनिंग देवांगे एक एक चीज की कि फार्म क्यों कर भरना है, कर्जे वाले मुक्ति का क्यों कर भरना है, एक एक आदमी का कर्जा मुक्त करना, एक एक आदमी का गांव में है, कोई नहीं छोड़ना, ना अमीर ना गरीब, ना इस जात का ना उस जात का, मतलब सब भी 36 की 36 बिरादरियां का कर्जा आपा करवावांगे साफ, आपा करवाओगे उसने चुकता एक एक आदमी ने, चाहे किसी का कितना हो, चाहे किसी का 2 लाख का हो, चाहे किसी का 2 करोड़ का हो। अर्जा भाई दूसरी बात, अपने गांव में जिसने जय किसी ने ऊं भी लिख के दे दिया नहीं, अक मेरा नुकसान हो रहा, मेरे गोड्डा में दर्द रहा है, जितन का लग गए थे दोनों, जय किसी ने ऊं भी लिख के दे दिया, और 2 आदमी गवाह चाहिए, 2 आदमी गवाह नहीं मिलने के पड़ोसी, भाई मैं कह दूंगा लिख के ना भाई लागन तो पहला मैं ठीक था, अरे लग गए पीछे मेरे गोड्डे दुखन लग गए या मेरे सिर में दर्द रहने लग गया, भाई मेरे दर्द तो मेरा हो रहा, टेस्ट में नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, अरे भाई यू पड़ोसी रहा चाहिए पूछ ले, मैंने रोज कहूँ कि भाई मेरा दर्द है, और यू अपने गवाही पे लिख देगा भाई हाँ इसकी मैं लिख दूंगा, मेरे वाली तो लिख दिए, जिन्हें देखेंगे कंपनियां ने क्या नहीं, एक एक आदमी गांव का न्यू, मतलब आप लोगों ने एक डिजाइन बना रखा हमने, अपना फोटो लाओ, अपने फेसबुक पे लाओ, अपने यूट्यूब पे वीडियो बना के लाओ, आप दोस्ता ने बताओ नको भाई 19 ने चलना करनाल, जय याड़ा मार दो रे गाम राम आ गया, और जब गाम राम ने अपनी मांग उठा ली, जब अपने हिसाब से जब गाम राम न्यू कहने लगा भाई हाँ सच्ची कह रहे हैं छोरे जनता सरकार मोर्चा वाले, तो फिर तुमने टेंशन नहीं कहेगी, फिर किले बेच के न विदेश जाने की जरूरत कौन पड़ेगी, याड़े करांगे हिसाब किताब। हमने सरकार तक न्यू पूछा भाई तुम क्या के हिसाब से नोट छापो, मैंने न्यू तो बता दो, बना गया है के कहा सरकार वाले न्यू को छाप लें, वो छाप लें मतलब
भाई कुछ न कुछ तो दर्द दोगे उसके बराबर में। वो कितने छाप ले, ये छापन का जिसने मिल रहा है, मान ले सरकार ने मिल रहा है छापन का वो मिल रहा है, परमिशन मिल रही है भाई जितनी मर्जी छाप ले। और वो अडानी आके न्यू कहता भाई मैंने 4 बोरी भर के दे दे नोटा की, 2-2 हजार की, 1-1 हजार की दे देगा तो फिर मान थोड़ी मार जान का ब्योत को नहीं दे रहा। क्यों जी? जब वो छाप ले तो जय मारे नोट के बदले में सोना दे रहा हो तो मान दो है भाई, और जब ना दे रहा हो मान ले तो वो छाप ले, फिर वो छाप ले तुम्हारी किस्त भी छाप ले है। जो हमारे पता लेना, जो टैक्स लेना, जो किस्त लेनी फिर वह भी छाप ले, छाप के अपना काम कर। मानने क्यों खाम खाई डंडा दे रहा भाई? तो जो नियम है, नियम के हिसाब से छप रहा हो तो मान्य सोलना मिलना चाहिए 1 रुपए का 770 मिलीग्राम। और जब नियम के हिसाब से ना छप रहा हो फिर मारा के भाई फिर छाप लो तुम अपना बिना नियम के हिसाब के। तो यो हिसाब किताब करांगे आप सरकार तो पूरा 19 ने, पर जय मानस हो जीवे तो करांगे हैं। आपा ने क्या करना है जाके जितना यूथ है गांव में जानकारी में जब मानस ना फिर मारा हिसाब हो गया तब देंगे सुनना है। बाकी इतने तो मर्द हो जाएंगे, कोई बात नहीं। बात तो यह जोन भाई आज जुड़ेगा ओ भाई आज याद रहेगा, जोन भाई काम के चक्कर में फिर जब अपना मतलब काटने खातर जुड़ेगा फिर वो लाइन में खड़ा रहेगा। सीधी बात भाई के भाई हमने न्यू बेरा ये संघर्ष के साथी हमारे, तो संघर्ष के साथी संघर्ष के यो है भाई, और फिर मतलब के साथी मतलब के यो है। समझे कि नहीं समझे? तो ये बापा संघर्ष के साथी है। 19 की रैली में जीवाड़ा रुक्का पाट जाएगा नहीं, फिर तो दुनिया आवेगी पाछा पाछा थारे पाछे फिरेंगे। तब न कहेंगे भाई इन मिला ये रसनीलर न मिला दे रहा, मंजीतर न मिला दे रहा, इन दुष्यंतर न मिला दे रहा है, कालेर न मिला दे भाई। फिर तो तब न कहेंगे, फिर कालेर न कहेंगे करवाइए भाई हमारा भरवाइए। फिर टेंशन ना लो, 19 तक जितना हंगा अपने पे लाया जावे ना उतना हंगा ट्रैक्टर ट्रैली भर के हम तो नजदीक क्यों सारे भाई है नहीं, भर के ट्रैलियां ट्रैक्टर बसों में तम तो आ जाओगे। हाँ फ्री में आ जाओ, अपना गांव वाले ने कहा तो बैठो भाई बसों में, चलो चलो सारे चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। बस ये काम कर दो कि गांव में रुक्का पाट दो, अपना बैनर बनवा लो, अपना फोटो लग गया हो सारे भाई अपना अपना लग गया भाई मेरा फोटो वाला क्यों कर बैनर है। अब मार 2 रुपये जो काले 2 रुपये काला भाई सुनील 2 रुपये देगा, या फिर सुनील 2 रुपये दो सीधा वो भाई 2 रुपये देगा, थारा डिजाइन बन के आ जाएगा, थारे फोटो का थारा नाम थारा फोटो लग के आ जाएगा। तुमने बैनर बनवाना अपना गांव में बैनर लगवाओ, तुमने पोस्टर लगवाने पोस्टर लगवाओ, तुमने अपना फेसबुक पर लाना अपना फेसबुक पर लाओ। वो तो कर ही सका आप भाई रैली में आओ सारे न्यूनता दो लोगों ने। तो भाई कई सारे मुद्दे हैं, आप उड़ी रुक्का मारांगे, मोटे मोटे मंत्र बता दिए, इसमें कोई मानस नहीं जिसका आप फायदा ना कर रहे। क्यों? स्कूल में पढ़ने वाले का भी, रोजगार वाले का भी भाई, जिसका साइड इफेक्ट हो या उसका भी भाई, जिसका कर्जा उसका भी भाई, जिसकी जमीन जारी उसका भी, गांव के गांव का भी। तो सबकी जमीन बचावांगे, सारे भाई आगे रोजगार पर बात करांगे, सारे आगे मुआवजे पर बात करांगे, जितने गलत काम सरकार करने लगे सारे न रोकांगे, चाहे वह CCTV कैमरे वाले हो, चाहे घर बैठे चलान कटने वाले हो, चाहे घर बैठे ये फास्टैग का धक्का हो, चाहे खाम खाई के कागज तैयार करने का हो, खाम खाई की नंबर प्लेट लाने का हो, वो ट्रम सट्रम आग डंगड़ लो लंगड़ सारे कांटे मरवावांगे आप। ठीक नहीं है भाई? माने जीण दो सीधे सीधे न्यू को नहीं सड़क पे बैठ दे हमारा न्यू फड़का लग रहा हो, कदे CCTV कैमरा कदे चलान कट जा रहा है, रवे नहीं 24 घंटे फड़का। ये फड़का खत्म करना, फड़का सरकार का होना चाहिए उस तरह की। इसकी जनता सरकार मोर्चा के छोड़ रहे हैं, इन्हें छोड़ दो भाई, फालतू छोड़ो, है कि नहीं? तो भाई अपना जुट जाओ, जितना हो सका अपना लोगों ने जोड़ो। आचार्य जी ने बता ही दिया, तारीख काला भाई बता देगा हमने, जितन भी थारी ट्रेनिंग होगी उसमें पूरा का पूरा आप लोग वो रखियो, जितना भी पूरा मतलब योगदान, और जितना ज़्यादा योगदान करोगे भाई उतना थारे में हिम्मत बढ़ेगी, उतना हमने बेरा बड़ी चीज़ है। धन्यवाद भाई बहुत।